बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 41 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में 7 सांसदों के नाम भी शामिल हैं। दिया कुमारी को बीजेपी ने विद्याधर नगर सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। हाल के दिनों में दिया कुमारी को लेकर सियासी गलियारों में खासी गहमागहमी है। उन्हें वसुंधरा राजे सिंधिया के विकल्प के तौर पर भी देखा जाता है। राजस्थान की सियासत में उन्हें कोई बड़ी भूमिका देने की चर्चा होती है, यानी मुख्यमंत्री का पद भी मिल सकता है। दिया कुमारी जयपुर राजघराने से ताल्लुक रखती हैं और सवाई भवानी सिंह और रानी पद्मिनी देवी की इकलौती संतान है। दिया कुमारी के दादा मान सिंह द्वितीय जयपुर रियासत के आखिरी महाराजा थे और मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में भी शामिल थे। जयपुर राजघराना खुद को भगवान राम का वंशज भी बताता रहा है। 52 साल की दिया कुमारी साल 2013 से बीजेपी के साथ हैं। 23 जनवरी 1971 को जन्मी दिया कुमारी की शुरुआती पढ़ाई लिखाई दिल्ली के मशहूर मॉडर्न स्कूल, मुंबई के जीडी सोमानी मेमोरियल स्कूल और महारानी गायत्री देवी गर्ल्स पब्लिक स्कूल में हुई है। इसके बाद वो लंदन चली गई थी। पार्सन्स आर्ट एंड डिज़ाइन स्कूल से साल 1989 में फाइन आर्ट्स डेकोरेटिव पेंटिंग में डिप्लोमा हासिल किया। दिया कुमारी जब लंदन से वापस लौटी तो परिवार का बिजनेस संभालने लगी। इसी दौरान नरेंद्र सिंह नाम के शख्स से उनकी करीबी बढ़ी। नरेंद्र राजमहल के अकाउंट का काम देखते थे। दोनों की करीबी बढ़ती गई और शादी का फैसला कर लिया गया। लेकिन नरेंद्र सिंह न तो किसी राज परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और न ही किसी रसूखदार ख़ानदान से थे। ऐसे में दिया कुमारी के परिवार वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। साल 1994 में दिया कुमारी ने नरेंद्र सिंह से गुपचुप तरीके से कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के 2 साल बाद जब उन्होंने अपनी मां को इस शादी के बारे में बताया तो वो उखड़ गईं। लंबे समय तक परिवार में तल्खी बनी रही। आखिरकार 1997 में दिया कुमारी के परिवार ने इस रिश्ते को मान्यता दी। दोनों की धूमधाम और शाही तरीके से शादी करवाई गई। दिया कुमारी और नरेंद्र सिंह का रिश्ता लंबा नहीं चल पाया। साल 2019 में दोनों तलाक लेकर अलग हो गए। दिया कुमारी के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे पद्मनाथ सिंह और लक्ष्यराज सिंह और एक बेटी गौरवी। दिया कुमारी करोड़ों की जायदाद की मालकिन है। साल 2019 में जब वो राजसमंद लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरी थी तो उन्होंने चुनाव आयोग को अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा दिया था। इसमें एक डिटेल बताई थी। दिया कुमारी 16 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी की मालकिन है। करीब 12.5 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है, जबकि अचल संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं है। 4 साल पहले दिया कुमारी ने अपनी प्रॉपर्टी का जो ब्यौरा दिया था उसके मुताबिक तब उनके बैंक खातों में 2 करोड़ से ज़्यादा जमा थे, जबकि 12 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश कर रखा था। ये पैसे जयपुर पैलेस होटल प्राइवेट लिमिटेड, सिंपल रियल स्टेट एंड प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड, श्री राधा गोविंद जी कंस्ट्रक्शन एंड रिटेलर्स प्राइवेट लिमिटेड और म्यूचुअल फंड्स में लगाए गए थे। दिया कुमारी ने 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा LIC और इंश्योरेंस में भी इन्वेस्ट कर रखा है। दिया कुमारी ज्वेलरी की भी शौकीन है। उनके पास करीब 65 लाख रुपए के गहने हैं। 2019 के चुनावी हलफनामे पर नजर डालें तो दिया कुमारी ने बताया था कि तब उनके पास 64,88,421 रुपए के सोने और हीरे के गहने थे। दिया कुमारी के पास अपने नाम पर कोई ज़मीन, कमर्शियल बिल्डिंग या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं थी, न ही उनके पास अपने नाम पर कोई गाड़ी थी। दिया कुमारी राजस्थान के मशहूर जयगढ़ फोर्ट और अंबर फोर्ट की मालकिन है। इनका संचालन भी करती हैं। कुछ वक्त पहले ही वो आगरा के मशहूर ताजमहल को अपना बता चुकी हैं। दिया कुमारी ने कहा था कि ताजमहल उनके परिवार का था और मुगल बादशाह शाहजहां ने कब्जा कर लिया था। उन्होंने दावा किया था कि उनके पास इससे जुड़े साक्ष्य और दस्तावेज भी हैं, ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट में दिखाने को तैयार हैं। ये तो खैर उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में कुछ जानकारियां थीं, लेकिन वो काफ़ी इस वक्त दिलचस्पी का विषय राजस्थान में बनी हुई हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में राजस्थान में बीजेपी ने एक सियासी रणनीति दिखाई है, उस रणनीति में कई बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। ये चौंकाने वाली रणनीति उन लोगों के लिए भी रही जिन्हें मैदान में उतार दिया गया, जिनमें बड़े बड़े सांसद और केंद्रीय महासचिव जैसे लोग भी शामिल हैं। और मध्य प्रदेश, राजस्थान दोनों जगह पर यह रणनीति देखने को मिलती है। दिया कुमारी भी एक ऐसा ही प्रयोग है, लेकिन दिया कुमारी को लेकर ज़्यादा दिलचस्पी इस बात में भी है कि क्या महारानी के बजाय एक महारानी के चेहरे को ही रखा जा रहा है। एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर समझना चाहिए, यूँ तो बातें करने के लिए या कई कयास लगाने के लिए बहुत सारे नामों का जिक्र होता है और इससे किसी राजनीतिक दल को कोई दिक्कत नहीं होती, उनके लिए अच्छा है। ये उदाहरण के लिए अगर कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट को भी सीएम का उम्मीदवार माने तो उनके समर्थक खुश हैं, उनसे आने वाले वोट आ जाएंगे। अशोक गहलोत को भी माना जाए, किसी और को मानना है तो उनको भी माना जाए। इसी तरह बीजेपी में भी गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, वसुंधरा राजे सिंधिया और दिया कुमारी, आप किसी को भी माने, बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी उनका एकमात्र चेहरा है और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। इसी तरह से अगर कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो अशोक गहलोत की नीतियों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी बहुत स्पष्ट है कि कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। तो चेहरे बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, पर बीजेपी की तरफ से राजस्थान का चेहरा कौन होगा या मध्य प्रदेश का चेहरा कौन होगा, इसने दिलचस्पी बहुत बढ़ा दी।
थी। मध्य प्रदेश में एक अलग सियासी घमासान है, लेकिन जिस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया हाल के दिनों में किनारी होते चली गई और जिस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया के कई समर्थकों के बागी तेवर भी देखने को मिले हैं, उससे ये तो बहुत स्पष्ट हो गया कि उनको लेकर बीजेपी अब उतना कॉन्फिडेंट नहीं दिखती कि इनके चेहरे को ही सामने रखना चाहिए, जितना एक समय पर उनका रुतबा देखने को मिलता था। उनके पास भी इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो पार्टी के साथ खड़ी दिखाई दें, पार्टी के डिसीजंस के साथ जाएं। तो फिलहाल वो भले ही कम मौक़ों पर दिखती हों, लेकिन वो पार्टी के प्रचार में जुटी हुई हैं, तमाम बैठकों में भी वो जाती हैं। इस सब के बीच में दिया कुमारी क्योंकि एक नया चेहरा है, वो भी राजा परिवार से हैं, महारानी हैं खुद भी, ऐसे में उनकी दावेदारी को इस लिहाज से वसुंधरा के विकल्प के तौर पर, एक तो महिला आरक्षण की बात हुई। अब महिला आरक्षण के बाद में बड़ा सवाल वसुंधरा राजे सिंधिया ने खुद भी एक मंच से उठा दिया था कि महिलाओं को लेकर जो है वो बहुत विचार किया जाएगा, महिलाओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि वो अपनी दावेदारी को भी बता रहेंगे। एक तरफ आप महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो महिला चेहरा है उसको हटाकर क्या केंद्र से कोई और बड़ा चेहरा जैसे गजेंद्र सिंह शेखावत या किसी अन्य के चेहरे को लाकर रख दिया जाएगा राजस्थान में। इस तरह का एक इशारा देखा गया उनकी बात में। दिया कुमारी वो विकल्प हो सकती हैं, क्योंकि अगर महिलाओं को ही आगे बढ़ाना है तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वसुंधरा राजे सिंधिया हो, किसी और को भी आगे किया जा सकता है। दिया कुमारी का नाम कोई अचानक से नहीं आया है, प्रधानमंत्री मोदी की टीम का हिस्सा भी वो दिखाई देती हैं, उनको कई जगहों पर आगे भी किया गया है और जिस तरह से उनको चुनावी मैदान में भी उतार दिया गया है, इससे एक स्पष्ट संकेत है कि आने वाले दिनों में दिया कुमारी की राजस्थान की सियासत में एक अलग आपको अहमियत देखने को मिलेगी। अब ये कितनी ज़्यादा अहमियत हो सकती है, क्या बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है, कहना बड़ा मुश्किल है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले तो सबसे बड़ी चुनौती है कि चुनाव जीता जाए। बीजेपी अगर चुनाव जीतती है तो फिर इसके बाद में दूसरी लड़ाई शुरू होगी, या फिर इसी तरह से कांग्रेस के लिहाज से भी आप सोचते हैं कि वो चुनाव जीतें, उसके बाद में ये लड़ाई शुरू होगी कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री और उसके लिए कौन से विधायक किसके साथ में जाते हैं, किसके समर्थन में ज़्यादा विधायक दिखाई पड़ते हैं। तो यही स्थिति बीजेपी की रहने वाली है। बीजेपी ने जिस तरह से सीटों या उम्मीदवारों का चयन किया है उससे भी बहुत स्पष्ट हो गया है कि यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व की चली है, यानी शीर्ष नेतृत्व जिस चेहरे पर दांव खिलेगा उसी चेहरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी। जहाँ तक केंद्रीय मंत्रियों की बात है तो आपने मध्य प्रदेश भी देख लिया, आपने राजस्थान भी देख लिया, सबको चुनावी मैदान में उतार दिया गया, यानी पार्टी से ऊपर कोई नहीं है, ये बहुत स्पष्ट संकेत है। जिस तरह से बीजेपी ने कई राज्यों में अपने मुख्यमंत्रियों को चुना, उदाहरण के लिए मुझे हरियाणा का उदाहरण भी अभी याद आ रहा है कि मनोहर लाल खट्टर साहब थे, कोई सोच भी नहीं रहता, बहुत सारे लोग बड़े बड़े नाम जो हैं दौड़ में चल रहे थे, लेकिन अचानक से मनोहर लाल खट्टर साहब का नाम सामने आया, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो बीजेपी इस तरह के डिसीजंस के लिए भी जानी जाती, सारे झगड़े समाप्त हो जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के बीच में एक तीसरा नाम आ जाता है। इसीलिए भी दिया कुमारी के नाम की चर्चा ज़्यादा हो रही है और इस रिपोर्ट के जरिए मैंने आपको उनके निजी जीवन के बारे में भी थोड़ी जानकारियाँ जो मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए उपलब्ध हैं उनको सामने रखने का प्रयास किया है।